हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हम क्वेश्चन पेपर जो है पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे और उन पीवाईक्यूज में हम कौन से नंबर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2019 का। 2020 का हम डिस्कस कर चुके हैं, 2019 में भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, द एट फोल्ड पाथ्स गिवन बाय बुद्धा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज। सो राइट नॉलेज का बेस जो है बुद्धा ने जो एट फोल्ड पाथ दिए हैं उनमें से कौन सा है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एट फोल्ड पाथ कौन से हैं बुद्धा के। वो आपको बुद्धिज्म पता होना चाहिए या बुद्धा की जो फिलोसफी है, जो बुद्धिज्म की फिलोसफी है जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में मेंशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सो उन 8 फोल्ड पाथ में से अब ये क्वेश्चन मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड या किसी भी फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। सो आपको जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो याद होनी चाहिए। इसमें जब आप बात करेंगे राइट नॉलेज की, सो वो जो है दो, ये जो राइट फेथ और राइट रिजोल्व, ये जो दो हैं एट फोल्ड पाथ में से, ये जो दो फोल्ड पाथ हैं, ये दोनों क्या हैं, राइट नॉलेज का जो है वो बेस होते हैं। ठीक है। अब बुद्धिज्म के बारे में जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, 4 नोबल ट्रुथ हमें पता होना चाहिए। ट्रुथ ऑफ सफरिंग, फिर उसका कारण क्या है, कारण के बाद उसका निरोध कैसे होगा और उसका रास्ता क्या है, पाथ क्या है। ठीक है। एट फोल्ड पाथ, ये एट फोल्ड पाथ आपको पता होना चाहिए। दोनों हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको नाम पता होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट हिंदी का नाम जो है वो मेंशन कर दिया जाता है। सो राइट फेथ या राइट व्यू बोल देते हैं जिसको, राइट रिजोल्व, स्पीच, कंडक्ट, लाइवलीहुड, एफर्ट, अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन। सो इनमें से मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्लाइड में दोबारा से रिपीट कर रही हूं क्योंकि पहले भी पिछले क्वेश्चन पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो जो पहला और दूसरा पाथ है हमारा, जो राइट फेथ और राइट रिजोल्व का जो हमारा आंसर भी है, वो किसको, कॉन्शियसनेस और नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है यानी स्पीच, कंडक्ट और लाइवलीहुड है, उनको सिला भी बोला जाता है और फर्स्ट और सेकंड को मिला के प्रजना भी बोला जाता है। ठीक है। ये किससे डील करते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, डील विद करेक्ट एंड मोरल वे ऑफ लिविंग, कि आपको कौन सा सही रास्ता है जिससे आप मतलब आपका जीवन व्यापन होगा। ठीक है। सो एक तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है लाइफ को जीने का, मोरल वे क्या है। सो वो स्पीच, कंडक्ट और लाइवलीहुड इकट्ठा हो गया, क्योंकि स्पीच मतलब आप बोलेंगे उसी हिसाब से तो आपका कंडक्ट होगा और उसी हिसाब से आपकी जिंदगी आप जो है व्यापन करेंगे। और जो सिक्स, सेवंथ और एट्थ है यानी राइट एफर्ट, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन होना, ये जो है इसको समाधि भी बोला जाता है और ये मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन के साथ जो है वो डील करते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो बिल्डिंग विल बी एम्फेसाइज्ड इन विच ऑफ द काउंसलिंग पैराडिग्म। यानी कि रेपो बिल्डिंग जो काउंसलिंग के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक, ये जो है डिटेल में मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो उसमें से पूछा गया है कि रेपो बिल्डिंग किसमें जो है एम्फेसाइज किया जाता है। रेपो बिल्डिंग होता क्या है, रेपो जैसे होता है ना कि ज्यादा रेपो बनाने की जरूरत नहीं, ये वही वाला रेपो है कि आप एक अच्छी जो है रेपुटेशन सामने वाले के सामने बना रहे हैं, जिससे कि क्या हो, वो फ्रैंकली आपके साथ बातें कर सके और आपसे चीजें बता सके। सो ये काउंसलर का काम होता है कि वो रेपो को बिल्ड करे। लेकिन कौन से काउंसलिंग पैराडिग्म में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस रेपो बिल्डिंग पे। सो पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग जो है वो पर्सन के ऊपर फोकस करेगी, इसमें रेपो पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। ऑल्दो इन जनरल तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा पॉजिटिव म्यूचुअल कोरिलेशन बनाने की कोशिश काउंसलर करेगा सामने वाले के साथ, बट मेजरली फोकस किस पे किया गया है वो पूछा गया है। डायरेक्टिव काउंसलिंग हमने पढ़ रखी है जिसमें डायरेक्ट जो है वो काउंसलर अपना एक तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग इसको बोलते हैं, सो वो प्रिस्क्राइब कर देता है चीजों को। फिर है बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग अप्रोच, जो कि सामने वाले के यानी जो काउंसली है उसके बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। रैशनल काउंसलिंग, तो जो रैशनल काउंसलिंग है वही इसका सही आंसर होगा क्योंकि वही रेपो बिल्डिंग की बात करते हैं। तो रैशनल काउंसलिंग होती क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी REBT, इसको जो है क्या बोला जाता था, ओरिजिनली रैशनल थेरेपी बोला जाता था, फिर रैशनल इमोटिव थेरेपी इसका नाम रखा गया और फिर वापस से रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इसका नाम कर दिया गया। ठीक है। अब ये किसने दी थी, 1962 में एल्बर्ट एलिस ने ओरिजिनल आइडिया जो है, बेसिक थियरी जो है वो वहां से आई है। रैप्ड यानी रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी ABCD टेक्निक पे बेस्ड है। कैसे होंगी, ABCD 4 जो है स्टेजेस होंगी इसमें, एक्शन, बिलीफ,
कॉन्सिक्वेंस और डिस्प्यूट। सबसे बेसिक एग्जांपल ये कार वाला जो है वो आपको हर बुक में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक्शन क्या है कि आपसे गलती से कार गाड़ी ठुक गई। अब वो गाड़ी ठुकने के बाद आपने सोचा कि यार मेरे से तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं बहुत बैड ड्राइवर हूं, और कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि आपने सोचा दूसरा और भी एक्सीडेंट होंगे तो मैं गाड़ी चलाती नहीं हूं या नहीं चलाता हूं। ठीक है। डिस्प्यूट क्या है अब काउंसलर के सामने कि आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आप एक बैड ड्राइवर हैं, लेकिन और आपका एक एक्सीडेंट हुआ है तो बाकी भी हो सकते हैं, तो आपका ड्राइविंग करियर बेसिकली वहीं पे एक एक्सीडेंट से सिमट गया। ठीक है। सो डिस्प्यूट क्या है काउंसलर के सामने कि आपका जो ये इरेशनल थिंकिंग है इसको लॉजिक देके कि इट्स ओके, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ लाइफ टाइम में कभी कोई एक्सीडेंट ही ना हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जिंदगी जीना छोड़ दें या गाड़ी चलाना छोड़ दें। ठीक है। सो वो डिस्प्यूट है, वो उसको क्या करेंगे इमोशनल वे में या बिहेवियरल उनका वे में, तो वो एक कोशिश करेंगे एक अच्छी रेपो बिल्ड करने की, ट्रस्ट बिल्ड करने की, ताकि वो जो इरेशनल थिंकिंग है उसको रैशनल थिंकिंग से चेंज किया जा सके। ठीक है। सो मेन गोल क्या होता है रैशनल, ये REBT का, रैशनल थिंकिंग जो है वो काउंसलिंग को देना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेपो बिल्डिंग रैशनल काउंसलिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इमोशनल बिहेवियर को समझने के लिए सामने वाले का कि किस ट्रॉमा से या क्या चीज उनके दिमाग में चल रही है, उसको समझने के लिए काउंसलर का जो है वो एक कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है। सो वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्लाइंट और काउंसलर के बीच में हो, इसलिए काउंसलर को एक रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो अलग अलग टाइप की लिबर्टी होंगी, आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने ये जो प्रियम्बल में भी वर्ड्स जो मेंशन है या किस तरीके की लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो चीजें मैंने कवर कर रखी है, एक बार देखिएगा। सो विच टाइप ऑफ लिबर्टी आउट ऑफ दीज हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो जो लिबर्टी, अलग अलग तरीके की लिबर्टी की बात की गई है जो प्रियम्बल में, उन लिबर्टी में से डायरेक्टली एजुकेशन के फील्ड में कौन सी जो है वो लागू हो सकती है। ठीक है। सो लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। सो एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन की जो है वो डायरेक्टली एजुकेशन से लिंक जो है हम उसका कर सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में भी आप क्या करेंगे, आपकी खुद की थिंकिंग होना, उसको एक्सप्रेस कर पाना, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं, और लिबर्टी जो है थॉट और एक्सप्रेशन की वहां पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, व्हेन बाय द पोजेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट, द इन्फ्लेक्स ऑफ फ्रेश कर्मा का मैटर होता है ना, ये तो क्रैमिक मैटर बोल लीजिए, तो उसको ब्लॉक कर देते, वो ब्लॉक है। सो जब वो ब्लॉक हो गया कर्मिक मैटर, सो उसको हम क्या बोलेंगे, सो फ्लो बोलेंगे। जब ब्लॉक हो गया तो फ्लो कैसे होगा। बॉन्डेज क्या होता है कि क्या बॉन्डेज है और कैसे आप उससे रिलीज होंगे, वो फिर किसी भी फिलोसफी का। स्टॉपेज मतलब वो ब्लॉक हो गया तो वहां पे रुक गया है, तो स्टॉपेज जो है वो इसका सही आंसर रहेगा सी। ठीक है। अब जो जैन की फिलोसफी है उसमें ये जो क्रमिक मैटर है, 8 कर्मों की बात की गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले 4 कर्म घटी कर्म बोल देते हैं और बाकी के बचे हुए को अघटी कर्म। ठीक है। अभी ये प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, वो आप एक बार देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद रहे। अब इनका कहना है कि ये जो कर्मा है, जो ये कर्मिक पार्टिकल्स जो है ये पोल्यूट कर देते हैं सेल्फ को, यानी आत्मा को या फिर खुद को लगा लीजिए। तो वो कर्मिक मैटर जब पोल्यूट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे उपाय फिर ये देंगे इसी फिलोसफी के अंदर। वो हम जब जैन फिलोसफी डिटेल में करेंगे तो मैं वहां पे करवा दूंगी सारी चीजें। अब अगर ये सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो गए चारों, 8 के 8 कर्मा, तब कर्मिक पार्टिकल जो है वो सेल्फ से चला जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, और उस टाइम पे हम रिलीज हो जाते हैं उस बॉन्ड से, उस बंधन से। ठीक है। अब अगर ये एक बार रिलीज हो गया, आपकी आत्मा या जो मन है, वो सोल जो है वो फिर वापस से उसका दोबारा से जन्म नहीं होगा, ऐसा जैन फिलोसफी का मानना था। बट अगर इन्फ्लक्स होता है फ्रेश कर्मिक मैटर का, वो इज ब्लॉकेड, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, उसको हम स्टॉपेज बोलते हैं। नेक्स्ट है नियरेस्ट कोश, कोश टू आत्मन, आत्मा बोल देते हैं इसको कई बार, अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी इज कॉल्ड। सो वेदांता देखिए ये सारी की सारी फिलोसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य फिलोसफी इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन की है, तो एटलीस्ट वो तो हमें करनी ही है, यानी सांख्य फिलोसफी, योग फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 5 फिलोसफीज आप छोड़ के नहीं जा सकते अगर आपको JRF चाहिए है तो।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको नहीं आता, आपको पता ही नहीं कोश होता क्या है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, राइट। सो 5 कोश की बात करती है वेदांता फिलोसफी। ये डिटेल में मैं वहीं पे करवा दूंगी जब मैं वेदांता फिलोसफी करवाऊंगी, 2-4 दिन में वीडियो इनके ऊपर डल जाएगी, ठीक है। तो ये जो 5 कोश है, कोश मतलब शीत, लेयरिंग, ठीक है। तो वो लेयरिंग का क्या मतलब है कि मान लो ये आपका मन है, तो ये इसकी जो कवरिंग है ना, वो 5 तरीके की कवरिंग है। अब हो सकता है वो विजिबल हो, नॉन विजिबल हो, कुछ भी लगा लीजिए, बट 5 तरीके की कवरिंग से ये घिरा हुआ है। सो उन कवरिंग में ये जो मन है, इसकी बिल्कुल पास वाली नियरेस्ट जो है वो कौन सी है, वो ये डी जो है आपका आंसर रहेगा। आनंद माया कोश जो है वो आंसर रहेगा। जैसे मनोमाया मतलब मन से रिलेटेड है, प्रणाम माया यानी प्राण माया जो वो होता है ना, प्राणायाम करने से ये माया जो मतलब प्राणायाम करने से ये और पास जाते हैं आप आत्मा के, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग कोश होते हैं, ये 5 कोश होते हैं, ये याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। और डिटेल में वेदांता फिलोसफी की डिटेल में जब कराऊंगी आपको मिल जाएगी वो वीडियो जो है। सो ये डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इस्लामिक ट्रेडिशन। सो ये जो 5 फिलोसफीज है, इनके साथ साथ हमारे सिलेबस में बिल्कुल फर्स्ट यूनिट में ही क्या मेंशन है, एक दयानंद दर्शन, हाँ, और एक इस्लामिक ट्रेडिशन से रिलेटेड यानी इस्लामिक फिलोसफी, तो वो भी हमें कवर करना है। इस्लामिक ट्रेडिशन इन एजुकेशन लेज स्ट्रेस ऑन इनकलकेशन ऑफ विच ऑफ द वैल्यूज। सो कौन कौन सी वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए स्ट्रेस दिया जाता है इस्लामिक ट्रेडिशन में, तो उन वैल्यूज की बात हो रही है। सो ह्यूमैनिटी, नोबिलिटी, इक्वालिटी, इक्विटी, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। सो मेजरली मतलब ऑब्वियसली इक्वालिटी पे भी, इक्विटी पे भी बात की गई है, लेकिन ह्यूमिलिटी और नोबिलिटी इनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। तो कौन कौन सी चीजों पे स्ट्रेस दिया गया है, ह्यूमिलिटी, नोबिलिटी पे, सोशल इक्वालिटी पे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे, फैमिली की टाइज और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज को एक्वायर कीजिए, और ट्रूथफुलनेस यानी झूठ नहीं बोलना है। झूठ आपको जो लाई है वो आपको क्या है, एक एविल दिशा में लेके जाती है, यानी वो विनाश की तरफ आपको लेके जाएगी। सो आप सच बोलेंगे हमेशा। Next, according to Sternberg, which one of the following is the most important goal in learning intelligent behavior? So Sternberg, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टर्नबर्ग ने किस चीज के ऊपर थियोरी दी थी वो पता होना चाहिए, जो कि इंटेलिजेंस पे थियोरी दी थी। अब कौन सी थियोरी थी, इनकी ट्रायआर्किक थियोरी थी, यानी 3 तरीके की इंटेलिजेंस जो है ये उसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब उन 3 तरह की इंटेलिजेंस में फर्दर कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। सो उन फर्दर कंपोनेंट्स में ये मेंशन है कि स्टर्नबर्ग जो उनका ये कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल, ये जो 3 तरीके की उन्होंने दी कॉम्पोनेंशियल, सो उसमें इन्होंने क्या बोला कि नोवेल टास्क को कन्फ्रंट करना। सो सी इसका आंसर रहेगा कि आप नए नए टास्क करेंगे, नई सिचुएशन से कैसे डील करना है वो सीखेंगे, ठीक है जी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये चीज देख लीजिएगा कि ट्रायआर्किक थियोरी जो है इंटेलिजेंस की, कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल के फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। और ऐसे ही एक्सपीरियंशियल के क्या है, ऑटोमेशन और नोवेलिटी। और इसी नोवेलिटी की बात जो है वो हमारे क्वेश्चन में की गई थी कि नए टास्क आप करके देखें। और कॉन्टेक्चुअल में किस तरीके की इंटेलिजेंस है, एडजस्ट, अडेप्ट और चेंज, कि आप एडजस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट एंड देन चेंज होती रहेंगी चीजें। नेक्स्ट है 6 basic types of learning as given by Tolman in his later theoretical articles. Which one is similar to Skinner's conditioned reinforcers? So अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टोलमैन ने कौन सी थियरी दी है, which is साइन लर्निंग थियरी। फिर है स्किनर की थियरी, आपको पता होनी चाहिए। और स्किनर की थियरी के साथ साथ टोलमैन ने उस थियरी में किस तरीके की लर्निंग की बात की है, यानी 6 टाइप्स की लर्निंग की टोलमैन ने बात की है। अब उन 6 टाइप ऑफ लर्निंग में से कौन सा टाइप जो है स्किनर की जो कंडीशनिंग थियरी है उसमें जो रेनफोर्समेंट की बात हो रही है उससे मिलता जुलता है, उससे सेम है, ठीक है। सो जब रेनफोर्समेंट की बात आ रही है यानी वहां पे मोटिवेट किया जा रहा है एक तरीके से बच्चे को, तो वही चीज यहां पे किसमें की जाती है, इक्विवेलेंस बिलीफ लर्निंग में की जाती है। इन 6 लर्निंग में से 4 लर्निंग आपको यहां दिख रही होंगी, बाकी 2 लर्निंग भी आपको जो है करनी है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 6 की 6 एटलीस्ट नाम और इनमें किस तरीके की लर्निंग की बात की गई है वो आपको पता होना चाहिए। तो साइन लर्निंग थियरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
In a research study, the variable which is not directly observable but whose effect is inferred on the dependent variable is termed as. So कौन सी मतलब किसी भी रिसर्च स्टडी में कौन सा जो वेरिएबल है, तो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं. मैंने रिसर्च जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें 6 वीडियोस में सब कुछ रिसर्च के बारे में कवर करवाया. वहां पे अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स जो है मैंने वहां पे डिस्कस किए थे. सो अगर आपने देख रखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, नहीं देख रखा है तो देख लीजिएगा, रिसर्च से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमें उसका मतलब हम देख सकते हैं कि इफेक्ट हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. वो कौन सा वेरिएबल जो है वो होता है. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो भी क्या होता है कि उसका इफेक्ट हमें दिखता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है या एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से है. ठीक है, लेकिन वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. जो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर सकता है इस वेरिएबल को और अकॉर्डिंगली पता लगा सकता है. मॉडरेटर वेरिएबल जो है वो क्या होता है, एक तरीके से मीडिएटर का ही काम करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में. इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल होता है, और इस हाइपोथेटिकल वेरिएबल को मतलब हाइपोथेटिकल है ना, तो हम पता नहीं लगा सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसको डायरेक्टली, लेकिन इसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरवीनिंग वेरिएबल. The combination of different approaches to validate information, strategies and results in a research study in technically नोन एज. तो हम टेक्निकली इस वर्ड को मतलब क्या वर्ड यूज करेंगे जब हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज या किसी भी चीज के लिए जब हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं. सो ये मैंने आपको पहले ही बताया था और पिछली वीडियो में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे भी डिस्कस हुआ है. तो इसका आंसर रहेगा ट्रायंगुलेशन, क्योंकि ट्रायंगुलेशन की जो स्ट्रैटेजी अप्रोच है उसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करते हैं. सो ये हो गई 20 तक क्वेश्चंस. अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर समझ आ गया है तो बता दीजिएगा कि समझ आ गया है. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग.